हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास तक हमने एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम क्या है? कॉलिजन। कॉलिजन मतलब जनरली हम जानते हैं हिंदी में क्या होता है? टकराना। मतलब कोई भी दो बॉडीज आपस में टकराती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई कॉलिजन हो गया। अब एक और डेफिनेशन क्या होती है कॉलिजन की, कि अगर हो सकता है कि किसी एक बॉडी का पाथ किसी दूसरी बॉडी की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, चाहे वो फिजिकली कॉन्टेक्ट में आई या नहीं आई तो हमें पता है कि जब हम जानते हैं कि जनरली कोई एक बॉडी ट्रेवल कर रही हो दूसरी बॉडी उससे क्या हो जाती है? कोलाइड। तो फिजिकली टच भी हो सकता है और फिजिकली कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। नहीं होता है उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं, अगर एक बॉडी का पाथ दूसरी बॉडी की वजह से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, चेंज हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा सेकंड का, कि जैसे जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड फॉइल से क्या करते हैं, जैसे उसके पास में आते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं तो वो जो न्यूक्लियस होते हैं गोल्ड फॉइल के अंदर, उस न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कि वो उसके पास आके उसके टकराने से पहले क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन। तो कॉलिजन की दो डेफिनेशन हो जाती है, या तो कोई दो बॉडीज आपस में फिजिकली कोलाइड करी है, या फिर अगर फिजिकली कोलाइड नहीं करी लेकिन एक बॉडी का पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया दूसरी बॉडी की वजह से, वो भी क्या होता है? कॉलिजन। अब बात आती है कि इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इलास्टिक कॉलिजन की। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? वो कॉलिजन जिसमें दो बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है और उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन। इसमें किसकी वजह से होता है ये? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली। मतलब इलास्टिक कॉलिजन ओनली तभी होता है जब ओनली कौन से फोर्सेज लगते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज लगते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर आता है। और सेकंड क्या एग्जाम्पल है? कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल। ग्लास बॉल के बीच में जो कोलिजन होता है वो भी किस में आता है? इलास्टिक कोलिजन के अंडर। नेक्स्ट क्या? इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? नंबर वन, अब यहाँ पे क्या था? काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं था, तो यहाँ पे क्या? देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब किसकी वजह से होता है? इसमें कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब इलास्टिक और नॉन इलास्टिक में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये ओनली किसकी वजह से होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हैं? कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। मतलब जनरली हम जो देखते हैं कि रोड पे जो व्हीकल्स का कोलिजन होता है वो किस कैटेगरी में आता है? इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में। यहाँ पे क्या? और कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड द फ्लोर। मतलब कोई बॉल है, बॉल को अगर मैं क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ तो बॉल कहाँ जाती है? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड और एक बॉडी क्या हो गई? ग्राउंड। दूसरी बॉडी क्या हो गई? बॉल। इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होता है वो भी किस में आता है? इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गई क्या? तो जनरली अपन को पता है कि जो एनर्जी का लॉस होता है वो कहा जाता है एक तो हीट की फॉर्म में और एक साउंड की फॉर्म में। तो ये दो कोलिजन हो गए, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि बॉडीज स्टिक, बॉडीज क्या करती है? चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है टुगेदर आफ्टर कोलिजन। मतलब कोई भी दो बॉडी जो पहले डिफरेंट थी उनका कोलिजन अगर होता है तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, दो की एक बॉडी बन जाती है और दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लग जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसमें क्या होता है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वो क्या होता है? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि दो बॉडीज आपस में स्टिक होकर चिपक गई तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पे भी होता है, लेकिन अगर वो मैक्सिमम होता है, बॉडी स्टिक हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक है मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो परफेक्ट कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा? मैक्सिमम, और वो बॉडीज आपस में क्या कर जाएगी? स्टिक। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल, मड थ्रोन ऑन द वॉल। जैसे अगर आप किसी मड को, कीचड़ को आप क्या करते हो कि अगर किसी वॉल के ऊपर, रफ वॉल के ऊपर अगर आप फेंकते हो तो अपन क्या देखते हैं कि वो जो कीचड़ है, वो मड है, वो क्या होता है? गीली मिट्टी उसी वॉल के ऊपर स्टिक हो जाती है। तो वो जो एक बॉडी क्या हो गई? मड, और दूसरी क्या हो गई? वो रफ वॉल। ये दो बॉडीज आपस में, आपने एक मड को वॉल के ऊपर अगर आप फेंकते हो तो दो बॉडीज का क्या हुआ? कोलिजन। और मड जो है उसी वॉल के ऊपर रह गया तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई दो बॉडीज आपस में क्या हो गई? स्टिक हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। कैसे समझ सकते हैं कि भाई पहले जो मड आपने उसको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी थी, और जैसे ये जो मड है वॉल के ऊपर गया और वहाँ क्या हो गया? स्टिक। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। स्टिक हो गया, वो रुक गया। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है क्या हो रहा है? मैक्सिमम। नेक्स्ट, ए मैन जंपिंग इनटू ए मूविंग ट्रॉली।
मतलब एक मैन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है मूविंग ट्रॉली के अंदर, मूविंग ट्रॉली के अंदर जंप कर रहा है, मतलब ट्रॉली किस में है, मोशन में, और ट्रॉली अगर मोशन में मैन उसमें जंप करता है तो मैन और ट्रॉली दोनों क्या हो जाते हैं, सेम वेलोसिटी से आगे चलते हैं जितनी वेलोसिटी से ट्रॉली आगे चल रही है। तो मतलब पहले दो बॉडी थी, ट्रॉली अलग थी और मैन अलग था। मैन ट्रॉली के ऊपर कूद जाता है, जंप कर जाता है, तो मैन ट्रॉली के ऊपर ही रह जाता है और उसके ऊपर ही रह जाता है। तो अब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। जिस वेलोसिटी से ट्रॉली आगे चल रही है मैन उसी के ऊपर है, तो मैन की वेलोसिटी भी क्या हो गई, जो ट्रॉली की वेलोसिटी है। मतलब पहले दो बॉडीज थी, मैन और ट्रॉली, और अब जब मैन ने उसके ऊपर क्या कर दिया, जंप, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन, जिस वेलोसिटी से ट्रॉली आगे चल रही है। नेक्स्ट क्या है, बुलेट इनटू वुड। मतलब जैसे अगर मैं क्या करता हूँ कि एक वुड है, वुड के ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, बुलेट फायर करता हूँ, तो बुलेट क्या करती है, वुड के अंदर जाती है और स्टिक हो जाती है, उसी के अंदर रह जाती है। तो ये अपन ऐसे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं जिसमें बुलेट क्या करती है, वुड के अंदर ही रह जाती है। तो उसका क्या मतलब है कि पहले दो बॉडीज थी, एक तो वुड थी और एक क्या था, बुलेट थी। जैसे ही बुलेट ने क्या करा, उसके अंदर कोलाइड करा वुड से, तो क्या हो गया, बुलेट उसके अंदर ही रह गई। तो ये भी किसका एग्जांपल है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट क्या है, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन होता है, जब देयर इज ए इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि अपन को पता है लॉसेस होते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन इंक्रीज कैसे हो सकती है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो कोई ना कोई एनर्जी तो डिक्रीज हुई होगी, कहीं ना कहीं से तो काइनेटिक एनर्जी मिली होगी एक्स्ट्रा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन इम्पैक्ट। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्या मतलब है इन चीज़ों का, आपको बस एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। क्या है वो, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली। मतलब वो जो पटाखे होते हैं, क्रैकर होते हैं, अगर आप जिनको क्या है ज़मीन पे फेंक के फोड़ा जाता है, तो जब आप उसको क्या करते हो, ज़मीन पे ग्राउंड पे फेंकते हो, तो जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर टच होता है तो सडनली क्या हो जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, और उसके जो पीसेस होते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसको एक वेलोसिटी दी, काइनेटिक एनर्जी आपने उसको दी, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम, लेकिन जिससे वो ब्रस्ट होके फूट के जब हवा में गए उसके पार्ट्स, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, इंक्रीज। क्यों मिली, क्योंकि उसके अंदर जब वो फूटा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी क्रैकर की, वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्या है, टाइप हेड ऑन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल, वन डी मतलब क्या होता है, डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल कोलिजन या फिर हेड ऑन कोलिजन, इसका क्या मतलब है कि दो बॉडीज क्या स्ट्रेट लाइन में चल रही है बिफोर और आफ्टर कोलिजन। मतलब जो अपन अभी तक एग्जांपल्स करते आ रहे हैं कोलिजन के, कि भाई एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, ए बॉल बी बॉल से क्या करती है, कोलाइड, और आफ्टर कोलिजन भी ये दोनों किस में चलती है, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर दोनों अगर मोशन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। इसमें क्या है, वही कि व्हेन बॉडी इज मूविंग इन द सेम लाइन, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन अगर सेम लाइन में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। इसका एग्जांपल क्या होगा, कोलिजन बिटवीन रेलवे कंपार्टमेंट्स। जो रेलवे कंपार्टमेंट्स होते हैं सेम रेल के ऊपर, पटरी के ऊपर, वो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो सेम लाइन में होते हैं और सेम पटरी के ऊपर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उनका जो कोलिजन है वो कौन सा है, हेड ऑन कोलिजन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट टाइप इसका ऑब्लिक कोलिजन या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल का मतलब प्लेन की बात हो रही है, और ऑब्लिक का मतलब भी क्या है कि जो दो बॉडीज है वो किसी ना किसी एंगल पे है, उनके जो मोशन की लाइन है वो किसी ना किसी एंगल पे है। इसका क्या एग्जांपल है कि दो बॉडीज जिनका बिफोर और आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जो प्लेन है वो सेम प्लेन है। मतलब कोलिजन से पहले जो बॉडीज का प्लेन है, कोलिजन के बाद में भी बॉडीज का प्लेन वही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है आपका, कोलिजन बिटवीन टू कैरम कॉइन्स। कैरम कॉइन्स मतलब जो अपन कैरम खेलते हैं तो जो कॉइन्स होते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक कॉइन को क्या करते हैं हम दूसरे पे स्ट्राइक करते हैं। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में दोनों टाइम पे जो मोशन होता है कैरम्स का वो सेम लाइन में नहीं होता, लेकिन जनरली वो सब किस में होते हैं, कैरम के बोर्ड में होते हैं। बोर्ड मतलब टू डायमेंशनल, मतलब सेम प्लेन में होते हैं। तो सेम प्लेन में वो जो कैरम का मोशन होता है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ऑब्लिक कोलिजन या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, टाइप्स कौन कौन से, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इलास्टिक, फिर नॉन इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और फोर्स किसकी वजह से लगते हैं, ये जो फोर्स ओनली कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स।
इनएलास्टिक क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम हो तो उसको क्या बोल देते हो, परफेक्टली इनएलास्टिक। फोर्सेस कौन से होते हैं जनरली, इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर सकते हैं कंजर्वेटिव के साथ में। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई दो बॉडीज इनएलास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली में, कि दो बॉडीज स्टिक हो जाती है आफ्टर कोलिजन। उसके बाद में क्या आता है, सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोसिव, जिसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। नेक्स्ट क्या, हेड ऑन कोलिजन, जिसमें बॉडीज कोलिजन के पहले और बाद में सेम लाइन के अंदर मोशन करती है। और ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें बॉडीज कोलिजन के पहले और बाद में सेम लाइन में मोशन नहीं करती है लेकिन सेम प्लेन में मोशन करती है। ठीक है, तो अभी हमने कोलिजन के टाइप पढ़े। अब इनमें क्या होती है, दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती है। नंबर वन, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है बॉडीज़ की वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि दो बॉडीज़ रहती है जनरली जब कोलिजन होता है। अब दो बॉडीज़ का कोलिजन हो रहा है, अगर मैं अपने सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ मानता हूँ कि भाई ये दो बॉडीज़ इनका आपस में कोलिजन हो रहा है, तो क्या इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल वर्क डन नहीं, और एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है तो कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है हमेशा वो क्या रहती है, कांस्टेंट। हो सकता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलास्टिक के केस में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, और सुपर इलास्टिक केस में क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो एक एनर्जी अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी एनर्जी क्या हो रही है, कम या ज़्यादा। मतलब एनर्जीज का आपस में कन्वर्जन होता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो पहली चीज़ क्या है कि कोई भी टाइप का कोलिजन हो, अपने जितने भी कोलिजन देखे टाइप, सबके अंदर क्या होता है, एक चीज़ कॉमन होती है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। सेकंड चीज़ क्या है, टोटल मोमेंटम भी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। क्योंकि अभी अपन ने बात करी कि सिस्टम में कितनी बॉडीज़ है, दो बॉडीज़ है, आपस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अब F एक्सटर्नल फोर्स अगर कितना है, 0, तो dp अपॉन dt कितना हो गया, 0। dp इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 है, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बॉडीज का मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मतलब कि कोई भी टाइप का कोलिजन हो, आपका जो मोमेंटम है बॉडीज का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जनरली हमारे दो टाइप के कोलिजन है सिलेबस के अंदर, एक तो कौन सा, इलास्टिक कोलिजन 1 और 2 डायमेंशन का, और एक कौन सा, इनएलास्टिक कोलिजन। तो हम देखते हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, 2 डायमेंशन, और उसके बाद में इनएलास्टिक कोलिजन। तो अब कोलिजन हम देखते हैं तो डेरिवेशन हम करते हैं, तो हमें जनरली निकालना क्या होता है, निकालनी होती है फाइनल वेलोसिटीज या फिर एनर्जी का लॉस, कि फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपने सिस्टम के अंदर दो बॉडीज ले रहा हूँ, एक का मास कितना है m1, दूसरा कितना है m2। तो दोनों चल रही है, पहले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2, और ये इससे अगर कोलाइड हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। तो ये बात कब की है, इनिशियली का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन। उसके बाद इन दोनों का क्या होगा, कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन फाइनल। और आफ्टर कोलिजन अपन मान रहे हैं कि भाई ये जो m1 मास की बॉडी है कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v1 से, और m2 मास की बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v2 की। क्या अपन ऐसे ऑलरेडी डेरिवेशन अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, किसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर। तो लगभग उसी टाइप की, बस अब यहाँ पे हमको क्या निकालनी है, वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो कैसे निकालेंगे, तो अपन यहाँ पे दो इक्वेशन काम में ले सकते हैं। एक तो अपन को क्या पता है कि जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट, और ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक और चीज कांस्टेंट रहती है, कौन सी चीज है, काइनेटिक एनर्जी। तो अपन यहाँ पे दोनों इक्वेशन काम में ले रहे हैं और उन्हीं का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हमारी वेलोसिटीज। फर्स्ट क्या है, मोमेंटम की इक्वेशन, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम। ऐसे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की टर्म्स को एक साथ रख रहा हूं तो कितना आ जाएगा, m1 u1, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस m1 v1। क्या करा मैंने, m1 की टर्म्स को क्या रख रहा हूँ एक साथ में, ताकि मैं क्या कर सकूँ, m1 को कॉमन में ले सकूँ। और ऐसे इधर क्या आ जाएगा, m2 v2, और ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस m2 u2। इधर क्या कॉमन लिया, m1 क्या आ गया, u1 माइनस v1। इधर क्या कॉमन लिया, m2 क्या आ गया, v2 माइनस u2। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही सेकंड क्या बोला मैंने कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी सिस्टम की, सेम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये तो किसका हुआ, एक बॉडी का, अपने कितनी बॉडीज है, 2, तो अपन ने नोटेशन डाल दिया कि फर्स्ट बॉडी का कितना है m1 और उसकी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है u1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन u1 का स्क्वायर। ये क्या निकली, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ऐसे ही इसमें ऐड करना है किसको, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि तभी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बिफोर कोलिजन हाफ m2 u2 का, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, तो u2 का स्क्वायर। ये क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी का बिफोर कोलिजन। ऐसे ये किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। सबके अंदर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, हाफ, तो हाफ कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। वही वापिस सेम m1 कॉमन लेंगे और इधर m2 कॉमन लेंगे। पहले दोनों की टर्म्स को एक साथ कर देता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर, ये m1 की टर्म, इधर m1 की टर्म कौन सी है, ये, इसको कहाँ लेके आ जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। इधर क्या कॉमन आ रहा है, m1 क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर क्या कॉमन आ रहा है m2 क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी वही फॉर्मूला लग रहा है। तो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो दोनों जगह पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी m1, और ये कितना हो जाएगा u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। ऐसे इधर क्या हो जाएगा m2, ये कितना हो जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो एक तो अपन ने पढ़ी इक्वेशन 1 जो कहाँ से आई थी, मोमेंटम से, और ये इक्वेशन अभी अपन ने निकाले किससे, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से। अब अगर मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का अगर डिवाइड करूँ तो इक्वेशन 2 क्या आ रही है, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, इधर क्या आ जाएगा m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। इधर डिवाइड हो रहा है इसका, ये कितना आ रहा है आपका m1 u1 माइनस v1, और इधर क्या आ रहा है m2 v2 माइनस u2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 इधर कट गया, और इधर v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कट गया। तो फाइनली इधर बचा कितना, लेफ्ट साइड में क्या बचा u1 प्लस v1, राइट साइड में क्या बचा v2 प्लस u2। अगर मैं u की टर्म्स एक साथ लिखूँ तो क्या आता है u1 माइनस u2, और इधर क्या आ रहा है v2 माइनस v1। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 m1, और ऐसे u2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1। अब u1 को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये एक बॉडी की वेलोसिटी है। अब उसमें से अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी माइनस हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, क्योंकि एक वेलोसिटी में से दूसरी को क्या कर रहे हो माइनस, और एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस कब करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं वापस v2 माइनस v1, v2 मतलब निकाल किसके रहे हैं 2 की। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 1। तो ये क्या निकल जाती है रिलेटिव वेलोसिटीज की टर्म्स में। और अपन इसको क्या बोल सकते हैं, देखो u1 अपन को पता है कि u1 ज्यादा है किससे, u2 से, तभी तो उनका कोलिजन होगा आपस में। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि u1 ज्यादा है u2 से। तो ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। तो ये जो टर्म हो जाती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
और ये क्या है v2 माइनस v1 आफ्टर कोलिजन v2 क्या हो जाएगा ज़्यादा और v1 क्या होता है कम। तो v2 ज़्यादा है v1 कम है, तो क्या ये सेपरेट होने की वेलोसिटी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वो दोनों क्या आ रही है इक्वल, इसका मतलब कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ जिस वेलोसिटी से अप्रोच करती है वो इक्वल होता है किसके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, मतलब उसी वेलोसिटी से दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन क्या होती है सेपरेट होती है। फिर से बिफोर कोलिजन जिस वेलोसिटी से एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है अप्रोच, आफ्टर कोलिजन उसी वेलोसिटी से दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी को क्या करती है सेपरेट। तो और वो दोनों आपस में क्या होती है, दोनों सेपरेशन की वेलोसिटीज क्या होती है इक्वल होती है। तो ये तो अपना क्या निकला इससे, लेकिन अपन निकाल क्या रहे थे इनिशियली, मैंने बोला क्या कि अपन को निकालना क्या है कोलिजन के केस में वेलोसिटीज निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो कितनी वेलोसिटीज निकालनी है दो। अब दो वेलोसिटीज निकालनी है तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन में से दोनों इक्वेशन अपने पास है कौन कौन सी, एक तो मोमेंटम की इक्वेशन और एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, क्योंकि दोनों क्या है कंजर्व। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें अपन को इक्वेशन नंबर 3 में अपन को दो चीजें तो पता है, कौन कौन सी u1 पता है u2 पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता, निकालना क्या है v1 v2। तो किसी भी एक की वैल्यू लेके और उस वैल्यू को अगर मैं किस में पुट कर देता हूँ अपने मोमेंटम की इक्वेशन में, लेट से इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन ए। तो अगर किसी की भी v1 v2 किसी की भी वेलोसिटी अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाती है दूसरी वाली वेलोसिटी की वैल्यू। कैसे, एक बार यहाँ पे निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे v2 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा v2। तो ये मैंने क्या निकाल दिया v2। इस v2 को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो ये इक्वेशन है कि क्या इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये m2 u2 प्लस और इधर क्या m2 u2 माइनस, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे ऐड। तो अगर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आ जाता तो क्या बचता है m2 u2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे दोनों प्लस। तो इन दोनों के काम तो हो गए खत्म। अब क्या बच रहा है m1 u1 इधर बच रहा है और इधर क्या बच रहा है m1 v1 m2 u1 और m2 v1। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वेलोसिटीज कॉमन आ रही है। तो अगर मैं वेलोसिटीज कॉमन लूँ तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं कॉमन ले रहा हूँ कौन सी वेलोसिटी u1। तो m1 u1 ये तो हो गया इधर, और इधर कौन सी वेलोसिटी आ रही है m2 u1 तो माइनस m2 u1 प्लस, और इधर इक्वल टू में क्या आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था u1 तो क्या हो गया m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। यहाँ से v1 कितना निकल जाएगा। अब v1 के साथ में क्या आ रहा है m1 प्लस m2, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर m1 प्लस m2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को क्या निकल जाएगा v1 क्या आ जाएगा, इधर क्या है आपका u1 m1 माइनस m2 और डिवाइड किससे करा अपन ने m1 प्लस m2 से, प्लस 2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। तो ये फाइनली अपनी क्या निकल गई वेलोसिटी कौन सी v1। जब मैंने क्या करा v2 की वैल्यूज पुट करी थी इनिशियल। फिर से एक बार देखो मैंने करा क्या। सबसे पहले अपने पास दो बॉडी है, उनका कोलिजन हो रहा है। अपन को पता है कि दो चीजें कंजर्व है, कौन कौन सी, एक तो क्या है मोमेंटम और एक क्या है काइनेटिक एनर्जी। दोनों की इक्वेशन ली, उनको सिंप्लीफाई करा तो अपन को क्या मिल जाती है वेलोसिटीज की इक्वेशन, जिससे अपन को क्या पता चला कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो किसकी इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। पर अपन को चाहिए क्या वेलोसिटीज, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। चार इसमें क्वांटिटीज है वेलोसिटी की, दो अपन को पता है दो नहीं पता। तो जो दो अननोन है उसमें से किसी भी एक की वैल्यू लेके और उसको कहाँ पुट कर देता हूँ अगर मैं कंजर्वेशन की मोमेंटम की इक्वेशन में, तो मेरे को क्या पता चल जाती है दूसरी वेलोसिटी। और अगर ऐसे ही मैं v1 की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी दूसरी वाली वेलोसिटी। तो जब अपन इसको ऐसे ही करके और वैल्यूज पुट करके सोल्व करके निकालते हैं तो आपका v2 कितना आ जाता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1। ये अपनी क्या निकल जाती है फाइनल वेलोसिटी किसकी, बॉडी 2 की जगह अपन क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर v2 की जगह पे अगर v1 की वैल्यूज निकालता हूँ तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है ये। तो अपन को निकालनी यही थी और ये अपन को क्या है मिल गई फाइनली। कैसे निकाली थी, दो वेरिएबल है v1 v2, दो इक्वेशन है मोमेंटम की और एनर्जी की, जब सॉल्व करके निकालना है तो फाइनली अपनी क्या मिल जाती है वेलोसिटीज। यह सब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि व्हेन m1 इक्वल टू m2, मतलब दो सेम मास की बॉडीज अगर आपस में कोलाइड करती है तो उनकी वेलोसिटीज कितनी होगी। अब अगर सेम मास की बॉडीज है तो m1 माइनस m2, अब दोनों का मास अगर सेम है तो m1 माइनस m2 कितना आएगा 0, तो ये जो पूरी टर्म है ये कितनी हो जाएगी 0। अब ओनली कौन सी टर्म बची, ये वाली, तो अगर इसकी वैल्यूज पुट करें तो कितना आएगा, तो v1 इक्वल टू, अब दोनों मास क्या है सेम और अपन ने मान लिया कि वो मास कितना m है, तो कितना आ जाएगा 2m डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2m प्लस m प्लस m कितना आएगा 2m मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है u2, तो 2m से 2m कट हो गया तो v1 किसके इक्वल आ गया, u2 के इक्वल आ गया। और ऐसे अगर v2 की बात करूं तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा u1 के। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सेम मास की बॉडीज आपस में कोलाइड करती है तो v1 इक्वल टू u2, v1 क्या है फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, तो फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के। और ऐसे ही v2 इक्वल टू u1 का क्या मतलब है कि सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के। किस केस में, जब दो बॉडीज का मास क्या है सेम, मतलब उनकी जो वेलोसिटीज है वो आपस में क्या हो जाएगी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन की बिफोर कोलिजन के, ठीक है। अगर सेकंड स्पेशल केस क्या है कि दो बॉडीज कोलाइड कर रही है और दोनों का मास क्या है सेम, और जो सेकंड बॉडी है वो क्या है स्टेशनरी, मतलब u2 कितना है 0, u2 क्या है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी। अगर सेकंड बॉडी स्टेशनरी है और दोनों बॉडी का मास सेम है तो क्या होगा, पहले बात करते हैं v1 की। अब मास सेम है तो ये टर्म तो कितनी हो गई 0, और अगर u2 0 है तो ये टर्म भी कितनी हो जाती है पूरी 0, क्योंकि u2 0 तो v1 कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं v2 की, ये टर्म तो 0 हो रही है क्योंकि m1 माइनस m1 कितना आ रहा है 0, उधर कितना बचा 2m डिवाइड बाय 2m u1, 2m से 2m कट हो गया, मतलब क्या आया v2 इक्वल टू u1। इसका मतलब अगर दो बॉडी जिनका मास सेम है आपस में कोलाइड होती है, जिसमें से जो सेकंड बॉडी है वो किस पे है रेस्ट पे है, तो आफ्टर कोलिजन जो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब ये मोशन में है ये रेस्ट पे है, तो ये जैसे इससे कोलाइड होगी तो क्या हो जाएगा ये तो रुक जाएगी और ये चलने लग जाएगी। ये मतलब बता रहा है किसका, ये कंक्लूजन है इसका। थर्ड स्पेशल केस क्या है, व्हेन ए लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव स्टेशनरी बॉडी, मतलब कोई हल्की बॉडी बहुत ज़्यादा भारी बॉडी से कोलाइड कर रही है तब क्या होगा, और वो भारी बॉडी क्या है मैसिव बॉडी क्या है स्टेशनरी है। तो उस केस में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो v1 निकाल रहे हैं अपन, v1 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे m1 क्या है बहुत कम है, m1 बहुत कम है तो उसको कितना कंसीडर कर सकते हैं नेग्लिजिबल, तो माइनस ऑफ m2, क्योंकि m1 कंसीडर क्या करा अपन है नेग्लिजिबल, तो माइनस ऑफ m2 डिवाइड बाय m2, क्योंकि m1 को अपन, इसका मतलब क्या है एक बार वापस सुनो, m1 बहुत कम है किससे m2 से, m1 बहुत कम है m2 से, इसका मतलब m1 को अपन कंसीडर कितना कर रहे हैं 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा -2, और यहाँ पे इसको 0 कंसीडर करा तो डिवाइड में कितना बचा m2, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है u1 से, और u2 तो वैसे भी क्या है 0 क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे, तो ये कितना आ गया m2 से m2 कट हो गया, मतलब v1 किसके इक्वल आ गया u1 के। और ऐसे अगर v2 निकालता हूँ तो u2, अब u2 कितना है 0, तो ये पूरी टाइम कितनी हो जाएगी 0, और ऊपर अगर अपन m1 को 0 बोल रहे हैं तो ये वाला यहाँ पे m1 आ रहा है तो ये पूरी टाइम भी कितनी हो गई 0, इसका मतलब v2 कितना आ जाएगा 0। तो अगर कोई लाइट बॉडी किसी मैसिव स्टेशनरी बॉडी से अगर कोलाइड करती है तो क्या होता है कि लाइट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, कौन सी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। और स्टेशनरी बॉडी जो मैसिव बॉडी है स्टेशनरी थी, वो पहले भी स्टेशनरी थी और बाद में भी क्या रहती है स्टेशनरी। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ किसी बॉल को फेंकता हूँ कैसे, ये बॉल अगर मैं अपनी सेकंड स्टेशनरी बॉडी अगर इस बोर्ड को, तो बॉल को अगर मैं फेंकता हूँ, बॉल इस बोर्ड के वॉल के सामने क्या है बहुत ही लाइट, तो अगर किसी बॉल को अगर मैं
कोलाइड करवाता हूँ बोर्ड से तो बॉल जाएगी और वापस अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, लेकिन जो बोर्ड है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इसका सिंपल एग्जांपल कौन सा हो जाता है, जब जो बॉल से खेलते हैं वॉल पे मार के, वो जो एग्जांपल है वो किसका है, थर्ड स्पेशल केस का, कि जो लाइट बॉडी है जिस वेलोसिटी से जाती है उसी वेलोसिटी से वापस आ जाती है, फिर डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट, और जो स्टेशनरी हैवी बॉडी है वो अपनी जगह पे ही रहती है।